हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है क्लास 9 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी का एक्सरसाइज 7 में भारत का पड़ोसी देश नेपाल के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे कि नेपाल कैसा देश है, नेपाल कहाँ स्थित है, नेपाल की भूमि कैसी है, नेपाल का प्राकृतिक संरचना क्या है, नेपाल में जलवायु क्या है, नेपाल में कौन कौन सी नदियां बहती है, नेपाल में आर्थिक आधार क्या है, नेपाल में कौन से धर्म हैं। तो आज हम लोग जो है ये सब टॉपिक पर जो है बात करेंगे इस वीडियो के तहत, और नेपाल का जो है विस्तृत रूप से हम लोग जो है जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेपाल के बारे में कि नेपाल जो है कैसा देश है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग जान लेते हैं नेपाल की प्राकृतिक रचना। माने नेपाल जो है, नेपाल में प्राकृतिक रचना जो है कैसी है। तो नेपाल का प्राकृतिक रचना में हम लोग आज देखेंगे तो नेपाल जो है एक पहाड़ी देश है। नेपाल जो है एक पहाड़ी देश है, मतलब यह जो है पहाड़ों पर बसा हुआ देश है। ये पहाड़ पर ही एक बसा हुआ छोटा सा देश है, कह रहा है, जो भारत के उत्तरी सीमा से सटा हुआ है। और नेपाल जो है भारत के उत्तरी सीमा के सटा हुआ देश है, मतलब भारत के उत्तर सीमा पर नेपाल देश स्थित है। कह रहा है जो लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में यह जो है फैला है। कह रहा है यह जो है नेपाल जो है माने 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये पहाड़े पर जो है फैला हुआ है। यह देश हिमालय के गोद में स्थित है। और अभी हमने जैसे कि बताया कि नेपाल जो है पहाड़ों पर जो है देश है, पहाड़ों का ये देश है, पहाड़ों पर ये स्थित है। और वह पहाड़ जो है हिमालय, और हिमालय के ही गोद में जो है यह नेपाल जो है स्थित है। नेपाल हिमालय के ही गोद में पाया जाता है, हिमालय के ही पहाड़ पर है। कह रहा हिमालय के जो सर्वोच्च शिखर हैं वो एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, वो नेपाल में ही स्थित है। मतलब विश्व का सबसे सर्वोच्च जो शिखर है, विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, उसे एवरेस्ट के भी नाम से पुकारा जाता है, जिसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। यह जो है एवरेस्ट नेपाल में ही पाए जाते हैं, नेपाल में ही है, हिमालय में ही है। कह रहा है जिसे स्थानीय लोग सागर माथा कहकर पुकारते हैं। और उस एवरेस्ट को, जो सबसे ऊंचा शिखर है, सर्वोच्च शिखर है, उस एवरेस्ट को नेपाल के लोग, जो स्थानीय लोग वहाँ के हैं, उस एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। हम लोग उसको एवरेस्ट कहते हैं, लेकिन नेपाली लोग, नेपाल के रहने वाले लोग उसे सागर माथा कहकर पुकारते हैं। अब नेपाल में जो है आपका हिमालय की 2 श्रेणियां मिलती है। यहाँ जो है नेपाल में जो है हिमालय के गोद में बसा हुआ है, और हिमालय में, नेपाल में जो है हिमालय के 2 श्रेणियां मिलती है। यहाँ जो है नेपाल में हिमालय का 2 श्रेणी है, जो पश्चिम से पूरब की ओर फैला है। और यह दोनों श्रेणी जो है नेपाल का पश्चिम से पूरब की ओर एक फैला हुआ है। कह रहा हिमाद्री और हिमाचल के बीच नेपाल प्रसिद्ध जो है काठमांडू घाटी है। और हिमाद्री और दूसरा हिमाचल, ये दोनों के बीच में नेपाल का सबसे प्रसिद्ध और सबसे जो है सुंदर जगह है काठमांडू, जो इसी घाटी में पाए जाते हैं। मतलब हिमाद्री और हिमाचल के बीच में नेपाल का प्रसिद्ध जो है काठमांडू घाटी है, जो सबसे सुंदर है। कह रहा है जो नेपाल के राजधानी है, और काठमांडू जो घाटी है, जो हिमाद्री और हिमाचल के बीच में पाए जाते हैं, यह काठमांडू जो है नेपाल का राजधानी है, अर्थात नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की घाटी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। और नेपाल का जो घाटी, अभी हमने बताया कि
काठमांडू जो है बहुत सुंदर जगह है, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ज़्यादा है, उसे स्वर्ग माना गया है। तो नेपाल की जो घाटी है वो घाटी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है, अर्थात इसे पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है। अब हम लोग जो है नेपाल की प्राकृतिक सौंदर्य को देखेंगे ये पिक्चर के माध्यम से। तो ये पिक्चर जो है के माध्यम से आप देख सकते हैं कि नेपाल जो है हिमालय के गोद में जो है स्थित है, हिमालय के गोद में ही बसा हुआ है, और यही कारण यहाँ हिमालय के ही कारण ये बहुत ही सुंदर जगह इसे माना जाता है और इसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। नेपाल में जो है दो धर्म का पालन होते हैं, एक बौद्ध धर्म और एक हिंदू धर्म। तो बौद्ध धर्म का वहाँ पर भी कई भव्य मंदिर हैं और हिंदू धर्म का भी कई जो है वहाँ पर कई भव्य मंदिर हैं। तो इस तरह से दो धर्म के जो है यहाँ पर पालन होते हैं, मानते हैं, जिससे वहाँ और भी जो है लोग का जो है सुंदरता जो है जगह का और बढ़ जाती है। अब हम लोग जो है नेपाल दूसरा टॉपिक में देखेंगे नेपाल की स्थिति, मतलब पृथ्वी के किस भाग में नेपाल है। तो नेपाल को अगर अक्षांश में देखा जाए तो अक्षांश में जो है नेपाल आपका 26 डिग्री 10 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच जो है नेपाल है। मतलब अक्षांश में देखा जाए तो 26 डिग्री 10 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। और देशांतर में देखा जाए तो देशांतर में आपका जो है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्व से 88 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है नेपाल। ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के जो है इस भाग में ही आपका जो है आपका नेपाल है। जो भारत का ये भारत है, ये भारत के उत्तरी सीमा के सट में ये छोटा सा एक देश है। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे, ये जो है नक्शा देखेंगे, ये नक्शा है नेपाल का। तो ये नेपाल का जो है पूरा जो ये नक्शा है, ये नेपाल इसी भाग में जो है इतने ही जो छोटा सा देश है जो हिमालय के गोद में बसा हुआ है। अब हम लोग अगला टॉपिक पर जो है देखेंगे कि नेपाल की संरचना एवं स्थलाकृति। तो नेपाल की संरचना और स्थलाकृति के बारे में देखेंगे। तो नेपाल को जो है भूस्थलों की आकृति के आधार पर जो है नेपाल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। अगर भूस्थलों की आकृति के आधार पर देखा जाए तो नेपाल को 3 भाग किया गया है, जिसमें पहला जो है आपका दक्षिण का तराई क्षेत्र, दूसरा आपका है मध्यवर्ती क्षेत्र और तीसरा आपका है हिमालय प्रदेश। ये तो इस तरह से अगर भूस्थल के आधार पर देखा जाए तो नेपाल जो है 3 भाग में बांटा गया है। नेपाल को 3 भाग में बांटा गया है और वह पहला भाग है आपका दक्षिण का तराई क्षेत्र और दूसरा भाग है मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र और तीसरा हिमालय का प्रदेश है। अब ये तीनों को हम लोग जो है विस्तार से देखेंगे। तो पहला में हम लोग आते हैं, ये देखिए आपका जो है नक्शा है। ये नेपाल को जो है भूस्थल पर के आधार पर जो है आपका 3 वर्ग में बांटा गया है। तीनों का 3 कलर से दिखाया गया है और उसी तीनों के भाग को हम लोग जो है विस्तार से देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो अब हम लोग जो है चौथा में हम लोग देखेंगे कि चौथा में नेपाल का जो है दक्षिण का तराई क्षेत्र जो है कैसा है, कहाँ। तो यह क्षेत्र जो है आपका भारत के उत्तरी सीमा से सटा हुआ है। ये जो नेपाल का दक्षिण का तराई क्षेत्र है, जो भारत के उत्तरी सीमा के जो सटा हुआ जो क्षेत्र है, वही क्षेत्र नेपाल का दक्षिण का तराई क्षेत्र कहलाता है। इस भाग की जो औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर है और इस भाग का जो है औसत ऊंचाई जो है आपका 300 मीटर ऊंचा पर है। यहाँ घने वनों में लंबे घास होते हैं और जो तराई क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में जो वन है उसमें लंबे लंबे जो है घास होते हैं। यहाँ कोसी की लहरों की सहायता से कुछ क्षेत्र में खेती की जाती है और वहाँ कोसी नदी जो है बहती है। तो कोसी नदी के
लहर मतलब उसके जो है जल से कुछ जो है वहाँ खेती की जाती है, खेती कार्य होता है। ये पहाड़ के सबसे नीचे वाले भाग हैं, ये पहाड़ के नीचे वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है खेती का कार्य होता है। अब हम लोग जो है 5वां टॉपिक में नेपाल का मध्यवर्ती क्षेत्र देखेंगे। तो नेपाल का मध्यवर्ती क्षेत्र जो है आपका, यह भाग पहाड़ियों से भरा है। मतलब यह जो भाग है मतलब ऊपर है और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी है। हिमालय के जो है जो पहाड़ियाँ हैं जो छोटे छोटे, वो इसी जो है क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस भाग में महाभारत लेक और चूरे की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। और जो मध्यवर्ती पहाड़ी जो प्रदेश है नेपाल का, उसमें 2 पहाड़ी जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। पहला महाभारत लेक और दूसरा चूरे की पहाड़ियाँ। काठमांडू जो है घाटी इस क्षेत्र का हृदय स्थल है और इसी क्षेत्र में जो है आपका काठमांडू का जो है घाटी भी है और जिसे यह जो है नेपाल का हृदय स्थल बना हुआ है, मतलब सबसे सुंदर है। देखिए जिसका प्राकृतिक सौंदर्य सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और यही मध्यवर्ती जो पहाड़ी क्षेत्र है वो मतलब प्राकृतिक सौंदर्य के लिए सैलानियों के लिए जो है आकर्षण का केंद्र बना हुआ है यह क्षेत्र। अब हम लोग जो है 6ठा टॉपिक देखेंगे, हिमालय प्रदेश। हिमालय प्रदेश नेपाल का हिमालय प्रदेश जो तीसरा भाग है। तो हिमालय प्रदेश जो है देखेंगे तो कह रहा नेपाल का सबसे ऊपरी भाग हिमालय के ऊंची चोटियों के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा है कि नेपाल का जो है मतलब उत्तरी भाग जो है ये हिमालय के ऊंची चोटियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है सबसे ऊंचे चोटी पाए जाते हैं, विश्व का सबसे ऊंचे चोटी पाए जाते हैं, शिखर पाए जाते हैं। तो ये इसी के लिए यह भाग जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस भाग में विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पाए जाते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि जो नेपाल का हिमालय प्रदेश है वो विश्व प्रसिद्ध इसलिए है कि वहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा चोटी शिखर यहीं पाए जाते हैं। कह रहा है जो नेपाल और जो है तिब्बत सीमा रेखा पर अवस्थित है। जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल के और तिब्बत के सीमा रेखा पर ये स्थित है। कह रहा है यह क्षेत्र जो है आपका पर्वतरोधियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। और जो यह जो क्षेत्र है हिमालय प्रदेश, नेपाल का जो हिमालय प्रदेश है पर्वतरोहियों के लिए ये जो है स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ सब विश्व का सबसे ऊंचा शिखर पाए जाते हैं। अब जो है हम लोग जो है 7वां टॉपिक देखेंगे, नेपाल की मृदा। तो नेपाल की मृदा के बारे में जानेंगे कि नेपाल चूँकि हिमालय के गोद में हिमालय पहाड़ पर जो है स्थित है, तो वहाँ मृदा है या नहीं है भी तो किस प्रकार का है। तो देखेंगे नेपाल की मृदा। तो नेपाल के पर्वतीय प्रदेश में तीखी ढालों के कारण भूक्षरण की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण उपजाऊ मिट्टी रह नहीं पाती है। ये जो है अभी हम लोग ने जाना कि नेपाल जो है हिमालय के पहाड़ों पर अवस्थित है और पहाड़ जो है ढालू होते हैं और ढालू जो है साधारण ढाल नहीं है, बहुत तिरछी ढाल है। तो ढाल अधिक रहने के कारण वहाँ हल्का भी बारिश होती है तो मिट्टी जो है भूक्षरण तुरंत होने लगता है, मिट्टी वहाँ का टूट के जो है जो भी रहते हैं वो बह जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ ये जो है मतलब अधिक ढाल होने के कारण भूक्षरण की समस्या जो है बने हुए रहता है और जिसके कारण जो है नेपाल का जो है उपजाऊ मिट्टी जो होते हैं वहाँ पर वो मतलब टिक नहीं पाते हैं, रह नहीं पाते हैं। कह रहा इस अनओवर मिट्टी को पौड जाल कहा जाता है और जो ऊपर वाला मिट्टी पानी बहने से बह जाता है और अनओवर मिट्टी जो ऊपर रह जाता है उस मिट्टी को वहाँ के लोग पौड जाल कहते हैं। इसका रंग जो होता है भूरा होता है। निचले पर्वतीय ढालों पर लेटेराइट मिट्टी पाए जाते हैं। ये ऊपर वाला भाग हो गए। अब हम लोग नीचे जो नेपाल का जो पहाड़ के नीचे वाला भाग है वहाँ पर जो है आपका लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है तथा तराई और घाटियों में नदियों से लाई गई जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। मतलब जो है नीचे वाला भाग में आपका जो है पहाड़ के जो नीचे वाला भाग है उसमें जो है आपका जो है लेटेराइट मिट्टी मिलते हैं
तराई वाला क्षेत्र में और घाटियों वाला क्षेत्र में जो है आपको नदी के द्वारा बहाकर जो मिट्टी आती है वो जलोढ़ मिट्टी उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ऊपर वाला भाग जो है उपजाऊ नहीं है, क्योंकि भूक्षरण की समस्या बनी हुई रहती है, और नीचे वाला भाग में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और जो तराई क्षेत्र है, घाटियां हैं, नदी घाटियां हैं, तो उस घाटिया में जो है नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी अर्थात जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा जो है नेपाल की जो है मिट्टियाँ के पर चर्चा कर ले, देख ले। तो ये देखिए सबसे ऊपर वाला मिट्टी है जो भूरी रंग का है, जो भूक्षरण की समस्या जो है हर वक्त जो है वो बनी रहती है, जिससे उपजाऊ मिट्टी नहीं रह पाते हैं। उसी प्रकार और भी हैं पिक्चर, ये देखिए आपका जो है नीचे वाला तराई वाला क्षेत्र है जो लेटेराइट मिट्टी है जहाँ पर खेती होती है आपका। इसी प्रकार और भी हैं, ये आपका पहाड़ों पर का मिट्टी है जो आपका ऊपर की स्थिति में रहते हैं। अब हम लोग जो है 8वां टॉपिक देखेंगे, नेपाल की प्राकृतिक वनस्पति। तो नेपाल की प्राकृतिक वनस्पति जो है देखेंगे। तो नेपाल की प्राकृतिक वनस्पति जो है नेपाल के 1/4 भाग में वन पाए जाते हैं। नेपाल जो भी जितना में फैला हुआ है होकर 1/4 मतलब 4 टुकड़ा करने पर जो 1 टुकड़ा होगा उसी 1 टुकड़ा में ही वन पाया जाता है। और वनों से आधे भाग में चारागाह हैं। वनों के आधे भाग में जो है चारागाह होते हैं जो पशु चारण के काम में आते हैं। और वन में जो भी जो है आधे वन में आपका उसमें जो है मतलब आपका पशु चारण के लिए जो है चारागाह हैं जो पशु चारण में काम आते हैं। 1200 मीटर ऊंचाई तक ऊंचाई के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिसमें सखुआ, सागौन, शीशम, सेमल और बांस इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। कह रहा है कि पहाड़ पर जो है 1200 मीटर ऊंचाई तक में अगर जाते हैं तो वहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। पहाड़ों पर जो है उष्णकटिबंधीय वन है का, जिस वन में आपका सखुआ का पेड़ जो वृक्ष मिलते हैं, सागौन, शीशम, सीमल और बांस इत्यादि पाए जाते हैं। अगर तराई क्षेत्र में देखा जाए तो मानसूनी वन के बीच जो है सारवे घास जो है पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है तराई क्षेत्र में आपका जो है सारवे घास जो है अति लंबी घास होते हैं जो पाए जाते हैं। ये बहुत मतलब 4 से 5 फीट जो है ऊंचा घास होता है, जिसका उपयोग बहुत से काम में वहाँ के लोग जो है करते हैं। अब जो है आपका वनस्पति देख लीजिए, नेपाल का जो है पिक्चर में आपको देख के स्पष्ट लग जाएंगे। ये नेपाल के जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं वनस्पतियां हैं। ये आपका जो है वहाँ के वनों में पाए जाने वाले वनस्पतियां एवं पेड़ पौधे जो है जंगल में उगते हैं। ये आपका जो है नेपाल का जो है वन है जो पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ों पर है। और यहाँ 1200 मीटर ऊंचा पर जो है जैसे अभी हमने बताया कि सखुआ, सागौन, शीशम, बांस इत्यादि सब जैसे जो है वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये घाटियाँ सब हैं, बड़े बड़े जो है पहाड़ों पर जो वृक्ष जो है पाए जाते हैं। अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट में देखेंगे 9वां टॉपिक, नेपाल की नदियाँ। तो नेपाल की जो नदियाँ हैं मतलब कौन कौन सी नदियाँ यहाँ बहती है। तो नेपाल की नदियाँ में नेपाल में अनेक छोटी छोटी जो है नदियाँ बहती है। वहाँ नेपाल में जो है छोटे छोटे नदियाँ जो है बहती है, परंतु कोसी, गंडक, धादरा इसके मुख्य जो है नदी तंत्र का ये निर्माण करती है। और नेपाल में जो है कोसी नदी, गंडक और धादरा ये तीनों जो है मुख्य जो है नदी तंत्र का निर्माण करती है। नेपाल में नेपाल की नदियां में सबसे लंबी नदी जो है कर्णाली नदी है जो सबसे बड़ी है, जो पश्चिम नेपाल में बहते हुए भारत में प्रवेश कर धादरा नदी में मिल जाती है। और ये कर्णाली जो नदी है जो पश्चिमी नेपाल में बहती है, पश्चिमी नेपाल में बहते हुए भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करके यही जो है धादरा नदी में जाके मिल जाती है। अब उसके नेपाल में जो है मतलब गंडक नदी के बीच
गंडक जो नदी है वो नेपाल के बीच में बहती है। आपका गंडक नदी भी वहाँ नेपाल में है। तो यह जो है नेपालों के बीच में बहती है, जिससे स्थानीय लोग जो हैं, वहाँ के नेपाली लोग जो हैं, नेपाल के रहने वाले लोग जो हैं, नारायणी नदी कहकर पुकारते हैं। पूर्वी नेपाल में कोसी मुख्य नदी है। अब अगर पूर्वी नेपाल में देखा जाए तो वहाँ कोसी नदी जो है बहती है। इसकी 7 धाराएं संयुक्त रूप से बहती है, जिसे सप्त कोसी भी कहा जाता है। काठमांडू जो है, काठमांडू में जो है बागमती नदी के तट पर जो है काठमांडू स्थित है। काठमांडू के बगल में बागमती नदी जो है बहती है। कह रहा है पहाड़ी जो है ढालों के कारण नदियां में जल प्रवाह बहुत तेज रहता है, और ये सब नदियां जो हैं माने पहाड़ों के बीच से गुजरती है, और ढाल अधिक रहने के कारण यह जो है बहुत तेज प्रवाह जो है, तेज धारा से जो है ये बहते हुए जो है नीचे आती है। अब जो है आपको नदियां जो है पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो है नेपाल की नदियां हैं, और ये जो है बहुत तेज प्रवाह से बहती हुई और नीचे की ओर जो है आती है। ये सब नेपाल की नदियां हैं। नेपाल की नदियां हैं जो आपका पहाड़ी क्षेत्र में बहते हुए जो है जाके कुछ गंगा में, कुछ धाधरा में, गंडक में सब मिल जाती है। ये सभी नेपाल की जो है नदियां हैं। अब हम लोग जो है 10वां टॉपिक में हम लोग देखेंगे नेपाल की जलवायु। तो नेपाल में 4 ऋतुएं स्पष्ट रूप से देखी जाती हैं। ये हिमालय के पहाड़ पर बसे हुए हैं, और वहाँ पर जो है आपको 4 ऋतु जो है स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। एक में जो है शीत ऋतु आपका जो है, तो ये शीत ऋतु जो होते हैं दिसंबर माह से फरवरी माह के बीच में होते हैं। दूसरा होते हैं बसंत ऋतु, तो ये जो है मार्च से मई माह तक में रहते हैं। और तीसरा आपका है आपका ग्रीष्म ऋतु, तो ये जून से अगस्त माह तक रहती है। और फिर चौथा है शरद ऋतु, जो सितंबर से नवंबर माह तक रहती है। तो इस तरह से नेपाल में 4 ऋतुएं जो है स्पष्ट रूप से देखी जाती है। अब 11वां टॉपिक में हम लोग देखेंगे नेपाल की आर्थिक संसाधन। मतलब नेपाल के लोग जो है अपनी अर्थव्यवस्था, अपना जो है कौन कौन से कार्य करके अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं। तो नेपाल की अर्थव्यवस्था का जो आधार है 3 है। एक पशुपालन, दूसरा कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा खनन और चौथा उद्योग। तो इस तरह से जो है ये 4 कार्य करके अपनी अर्थव्यवस्था को मतलब सुधार, अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए हुए हैं। और ये चारों हैं कृषि, पशुपालन, खनन और उद्योग। अब हम लोग जो है देखेंगे नेपाल की कृषि। नेपाल में जो है कृषि जो है किस प्रकार के होते हैं। तो नेपाल में जो है कृषि जो है कह रहा है नेपाल में 18% भूभाग पर खेती होती है। 18 जो है प्रतिशत भूभाग पर ही जो है खेती का कार्य होता है। बाकी शेष भाग जो है पथरीला है, या फिर मतलब जो है ढलाव ज़्यादा रहने के कारण खेती नहीं होती है, या फिर जंगल है, या मिट्टी उपजाऊ नहीं है। लेकिन बाकी जो 18% जो भूभाग है उस पर खेती कार्य किया जाता है, जो प्रायः दक्षिणी भागों में सीमित है। ये 18% जो भूमि है जिस पर खेती होते हैं वो नेपाल के दक्षिण भागों में ही स्थित है। नेपाल में प्रमुख खाद्यान्न फसलों में चावल, आपका गेहूं, मक्का, ज्वार और बाजरा है। अगर नेपाल का मुख्य खाद्यान्न फसल देखा जाए तो वहाँ भी जो है चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार और बाजरा हैं, फसल का उत्पादन करते हैं खाद्यान्न के लिए। व्यावसायिक फसल के रूप में देखा जाए तो व्यावसायिक फसल के रूप में गन्ना का उत्पादन करते हैं। जूट, तंबाकू, चाय और कपास इत्यादि जो है वहाँ मुख्य व्यावसायिक फसल है। कह रहा नेपाल में पशुपालन के अंतर्गत जो है वहाँ पशुपालन भी किया जाता है। तो पशुपालन के अंतर्गत में सबसे ज़्यादा भेड़ और बकरियाँ इत्यादि का पालन किया जाता है। अब जो है ये हमारे जो है जो दक्षिण भाग है जिस पर 18% भूमि पर जो खेती किया जाता है वो आपका 18% भूमि जो है इस तरह से खेती वहाँ होते हैं। अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट में देखेंगे नेपाल का खनन।
अर्थात नेपाल में पाए जाने वाला खनिज। तो नेपाल में जो है कि भूगर्भ में खनिजों का भंडार है, मतलब वहाँ जो है खनिज पाए जाते हैं, परंतु जो है वहाँ पहाड़ पर बसे रहने के कारण पहाड़ के अंदर से खनिज निकालना बहुत कठिन कार्य है। और गरीब, चूँकि देश जो है गरीब देश है, छोटा देश है, तो पहाड़ के अंदर से खनिज निकालना संभव नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर जो है खनिज रहते हुए भी खनिज का ज़्यादा उपयोग वहाँ नहीं करते हैं। इनकी जो है, परंतु कुछ जो है इनकी जो है खोज कम होने के कारण यहाँ खनिज उद्योग जो है अविकसित अवस्था में है, और खनिज वहाँ नहीं पाए जाने, खनिज रहते हुए वहाँ पर मतलब वहाँ जो है व्यवस्थित न होने के कारण, खनिज खोज कम होने के कारण, मतलब खनिज का वहाँ उत्पादन कम होने के कारण वहाँ जो है खनिज से संबंधित जितने भी उद्योग हैं अविकसित हैं, मतलब उतना विकास नहीं किए हैं। काठमांडू के कुछ क्षेत्रों में जो है आपका लौह अयस्क निकाला जाता है, और काठमांडू के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर से लौह अयस्क प्राप्त किए जा रहे हैं। इसके अलावे कहीं कहीं पर सीसा, जस्ता, निकल, जिप्सम, लिग्नाइट, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, चूना पत्थर इत्यादि भी जो है प्राप्त करते हैं। अब हम लोग जो है नेपाल का उद्योग पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो नेपाल का 14वां टॉपिक है नेपाल का उद्योग। तो नेपाल में बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए उपयुक्त कारकों का अभाव है। जैसे कि अभी हमने बताया कि पहाड़ पर बसे हुए हैं और पहाड़ पर बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित नहीं किए जा सकते हैं, तो वहाँ जो है मैंने उपयुक्त कारकों का अभाव रहने के कारण वहाँ जो है बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े कल कारखाने का बहुत अभाव है। परंतु वहाँ लघु उद्योगों के अपार संभावनाएं हैं। वहाँ पर जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जो है बहुत हैं, छोटे छोटे उद्योग बहुत हैं। लघु उद्योग में कृषि और वन पर आधारित उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, चमड़ा उद्योग, तंबाकू उद्योग, दिया सलाह उद्योग, कागज के लुगदी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग इत्यादि यहाँ मुख्य हैं। मतलब वहाँ लघु उद्योग के अंतर्गत में कृषि पर आधारित उद्योग और वन पर आधारित उद्योग जो हैं बहुत से उद्योग हैं। जैसे में सूती वस्त्र उद्योग नेपाल में है, चीनी उद्योग है, जूट उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, तंबाकू उद्योग है, दिया सलाह, माचिस उद्योग, कागज के लुगदी उद्योग, वनस्पति का तेल उद्योग जो है वहाँ प्रमुख है। ये सब जो है अब बहुत है। इसके अलावे जो है नेपाल में जो है सीमेंट एवं कृषि उपकरणों के उद्योग भी विकसित हो रहे हैं, और वहाँ पर सीमेंट बनाने वाला कारखाना का भी स्थापना किया गया है और विकसित हो रहे हैं, और कृषि उपकरण बनाने का भी जो है मतलब उद्योग विकसित किए जा रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ नेपाल में सूती वस्त्र उद्योग का जो है स्थापित है। चीनी जो है मिल है वहाँ पर नेपाल में, आपका जो है जूट मिल स्थापित है, और फिर जो है चमड़ा उद्योग जो है नेपाल में विकसित है, और आपका तंबाकू उद्योग भी नेपाल में विकसित है। तो इस तरह से कई छोटे छोटे उद्योग वहाँ पर विकसित हैं। अगर देखा जाए तो नेपाल में सबसे ज़्यादा विकसित जो है उद्योग हैं, पर्यटन उद्योग जो है सबसे ज़्यादा विकसित है, क्योंकि वो प्राकृतिक का सबसे सुंदर जगह पर बसे हुए हैं, और वहाँ लोग जो है लोग सैलानी लोग जो बहुत से जाते हैं देखने के लिए, तो उससे वहाँ उनका जो है रोजी रोजगार का व्यवस्था चलती है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है उद्योग है पर्यटन उद्योग। उसके लिए वहाँ कई जो है प्राकृतिक चीज़ है देखने का, तो वहाँ देखने के लिए लोग, और माउंट एवरेस्ट जैसे जो सबसे ऊंचे जो है शिखर हैं उसे देखने के लिए लोग वहाँ पर बहुत से लोग आते जाते हैं, देश विदेश से आते जाते रहते हैं। अब हम लोग जो है नेपाल का 15वां टॉपिक देखेंगे, नेपाल का जो है यातायात के साधन। तो नेपाल में जो है यातायात का जो साधन जो है, नेपाल पर्वतीय क्षेत्र में सड़क और रेल मार्ग का निर्माण करना बहुत कठिन है। जैसे पहाड़ पर जो है सड़क का बनाना और रेल पटरियां बिछाकर रेल चलाना, ये बहुत जो है कठिन कार्य है, जिसके कारण वहाँ ज़्यादा जो है सड़क विकसित या रेल विकसित नहीं है। रक्सौल जो भारत में है, रक्सौल से अमलेखगंज तक जो है, और जयनगर जो भारत में ही है, जयनगर से आपका बिजुलपुरा तक जो है रेल मार्ग जो है बिछाया गया है। माने भारत में रक्सौल है, रक्सौल से जो है अमलेखगंज तक आपका जो है
रेल पटरियां हैं, रेल यातायात की सुविधा मिलते हैं। तथा जयनगर भारत में ही है, जयनगर से आपका जो है बिजुलपुरा तक जो है रेल मार्ग मिलते हैं। अब उसके बाद और कहीं रेल मार्ग नहीं है। रक्सौल से जो है आपका काठमांडू तक त्रिभुवन राजपथ भारत के सहयोग से बनाया गया है। अब रक्सौल भारत में है। अब रक्सौल से काठमांडू जाने के लिए एक राजपथ मतलब सड़क बनाई गई है और उस पथ का नाम है त्रिभुवन राजपथ, जो भारत के ही सहयोग से बनाया गया है। तथा एक और बनाए भारत के सहयोग से एक और राजमार्ग बने हैं। एक पथ है सिद्धार्थ मार्ग, जो है ये भी जो है भारत के ही सहयोग से बनाया गया है। चीन के सहयोग से जो है तिब्बत जाने के लिए कोठारी काठमांडू सड़क बनाई गई है। भारत के पूर्व जो है भारत पूर्वी सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका के सहयोग से महेंद्र राजपथ नाम से जो है तराई क्षेत्र में सड़कें का निर्माण किया गया है। मैंने बहुत से देश जो है नेपाल को सहयोग किए हैं जिसमें से सड़क बन पाए हैं। अब नेपाल के जो है सड़कें को हम लोग देख ले तो ये पहाड़ी क्षेत्र रहने के कारण यहाँ सड़क बनाना बहुत जो है कठिन कार्य है। तो कई देश जो है मिलकर जो है यहाँ सड़क बनाने का कार्य किए हैं। ये देखिए पहाड़ को काट कर जो है पहाड़ पर ही जो है सड़क बनाया गया है, जो कुछ भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि जैसे देश जो हैं मिलकर यहाँ सड़क बनाने का कार्य किया है, जिससे लोग जो है आवागमन कार्य कर रहे हैं। लेकिन उतना भी सड़क विकसित नहीं है जितना होना चाहिए, और जितना सड़क विकसित न रहने कारण है और वो है पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण। अब हम लोग जो है देखेंगे कि हवाई जहाज़ के बारे में। तो 1950 ईस्वी से नेपाल में जो है हवाई जो है सेवा मतलब वायु सेवा जो है प्रारंभ किया गया। 1950 ईस्वी से नेपाल में जो है वायु सेवा का जो है प्रारंभ किया गया। मतलब नीचे से ऊपर जाने के लिए, ऊपर से नीचे आने के लिए या एक देश से दूसरे देश जाने के लिए ये हवाई सेवा को भी प्रारंभ किया गया। इसका जो है ये हवाई अड्डे हैं नेपाल का। अब हम लोग नेपाल के संस्कृति के बारे में 16वां टॉपिक देखेंगे। तो 16वां टॉपिक वहाँ का सांस्कृतिक जानेंगे, धर्म जानेंगे। तो नेपाल में जो है 2 धर्मों का माना जाता है, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि वहाँ नेपाल में 2 धर्म का अगुवाई होते हैं। यहाँ बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के लोग जो है मानते हैं। कुछ लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और कुछ लोग हिंदू धर्म को वहाँ मानते हैं। बौद्ध जो है सांस्कृतिक केंद्र लुम्बिनी नेपाल में स्थित है, जो गौतम बुद्ध का ये जन्म स्थान है। और इसी चलते वहाँ जो लोग जो है बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा मानते हैं, और वहाँ पर हिंदू धर्म का भी जो है पालन होता है। नेपाल में जो है प्राचीन काल से जो है से ही महाप्रतापी राजा जनक के कर्म भूमि होने के कारण हिंदुओं का आस्था का वहाँ केंद्र बना रहा है। मतलब नेपाल में ही जो है मतलब राजा जनक का जो है राज था, वहाँ शासन था। जनक में जो है जनक का जो है राजा जनक का जो है वहाँ शासन रहा था। तो इसके कारण वहाँ जो है मतलब हिंदू धर्म का भी बहुत जो है मानने वाले हैं। वहाँ जो है अभी भी जो है ये देखिए जनकपुर धाम है, अभी भी वहाँ पर है, और सीता माता की जन्म स्थली है। और यहाँ जो है ये जो है राजा जनक की पावन नगरी इसके नाम से इसको जाना जाता है, जो नेपाल में ही है। इसी चलते यहाँ जो है 2 धर्म की अगुवाई होती है, एक बुद्ध का और दूसरा हिंदू धर्म का। फिर यहाँ देखें ये भी जो है ये राम जानकी मंदिर है, जो वहाँ पर हिंदू धर्म की आस्था केंद्र है। और एक और वहाँ मंदिर है शिव मंदिर है पशुपतिनाथ, जो नेपाल में है, काठमांडू में है। ये जो है पशुपतिनाथ का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, जो बहुत विशाल है और भव्य भी है। इस तरह से वहाँ जो है कई मंदिरें जो है हिंदू धर्म के भी हैं, और कई जो है आपका मतलब बौद्ध धर्म का भी मंदिर वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से नेपाल का जो है आपका चैप्टर समाप्त होती है। नेपाल का जो है जितने भी टॉपिक थे आपने देख लिया।